हम अक्सर देखते हैं कि कुछ लोग जो पढ़ाई में और दिमाग में बहुत आगे होते हैं वो हमेशा आर्थिक तंगी का शिकार रहते हैं, और वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो शायद इतने पढ़े लिखे ना हो पर उनका बैंक बैलेंस काफी मजबूत होता है। बचपन से हमें यही सिखाया गया है ना कि खूब पढ़ाई करो, स्मार्ट बनो और पैसा अपने आप आएगा, पर सच तो कुछ और ही है। अगर किसी को लगता है कि एक बहुत तेज दिमाग आने वाले आर्थिक संकट से बचा लेगा तो ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। असल में एक हद से ज्यादा स्मार्ट होना किसी के भी बैंक बैलेंस का सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। चलिए इस पूरे खेल को समझते हैं। ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के एक ऐतिहासिक डेटा ने एक ऐसी सच्चाई सामने रखी है जो किसी को भी हैरान कर दे। ये रिसर्च उन लोगों पर फोकस करती है जो संज्ञानात्मक या कॉग्निटिव रूप से टॉप 2% में आते हैं, यानी जिनका IQ 130 या उससे भी ज्यादा है। हम यहाँ डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और अत्यधिक शिक्षित प्रोफेशनल्स की बात कर रहे हैं। सामान्य तौर पे लगता है ना कि ये लोग तो फाइनेंशियली सबसे ज्यादा सुरक्षित होंगे, पर डेटा कुछ और ही इशारा कर रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि एक जीनियस लेवल का दिमाग होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई दिवालियापन या मैक्स आउट क्रेडिट कार्ड से बच जाएगा। डेटा बड़ा स्पष्ट है। जिन लोगों का IQ औसत से बहुत ज्यादा होता है उनके क्रेडिट कार्ड लिमिट क्रॉस होने के चांसेस एक औसत दिमाग वाले इंसान के बिल्कुल बराबर या सच कहें तो कभी-कभी उससे भी ज्यादा होते हैं। तो सवाल यह है कि आखिर ये अंतर आता कहां से है। इसे समझने के लिए हमें इनकम यानी आमदनी और नेटवर्थ यानी कुल संपत्ति के बीच के भ्रम को समझना होगा। ये सच है कि बुद्धिमत्ता से इनकम बढ़ती है। हाई IQ वाले लोग अच्छी सैलरी कमाते हैं जिसे हम एक कैश फ्लो कह सकते हैं, पर जब बात नेटवर्थ बनाने की आती है तो कुल संपत्ति के निर्माण में इंटेलिजेंस का योगदान सिर्फ 2.4% होता है। मतलब ज्यादा कमाने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि वो इंसान उस पैसे को बचाने में भी उतना ही होशियार है। अब ज़ेगोर्स्की के डेटा में दिखने वाले इस U आकार के कर्व पर ध्यान दीजिए। ये दिखाता है कि वित्तीय संकट का रास्ता बिल्कुल सीधा नहीं है। ध्यान दें कि कैसे 115 IQ वाले लोग फाइनेंशियली सबसे अधिक स्थिर लगते हैं, जिनका क्रेडिट कार्ड मैक्स आउट दर सबसे कम करीब 5.4% है। पर जैसे ही हम 125 से ऊपर वाले एलीट ब्रैकेट में पहुंचते हैं, रिस्क वापस बढ़कर 6% तक पहुंच जाता है। एक लेवल के बाद अत्यधिक बुद्धिमत्ता अचानक जोखिम में बदल जाती है। इस पूरे सिस्टम में एक बड़ा ही अजीब सा मनोवैज्ञानिक वायरस काम कर रहा है जिसे डिसरैशनैलिया कहते हैं। ये डेटा में छिपा वो भूत है जहां एक इंसान का हाई लेवल प्रोसेसिंग पावर उसके तर्कसंगत वित्तीय निर्णयों में तब्दील होने में फेल हो जाता है। आसान शब्दों में कहें तो एक व्यक्ति क्वांटम भौतिकी तो बहुत आराम से समझ सकता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो अपने बैंक खाते को भी उतने ही लॉजिक के साथ हैंडल कर पाए। दरअसल मानव मस्तिष्क प्राकृतिक रूप से एक कॉग्निटिव माइजर की तरह काम करता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमारा दिमाग ऊर्जा बचाने के लिए मानसिक शॉर्टकट खोजता है। जटिल वित्तीय जोखिमों का सामना करते समय सर्जन और इंजीनियर जैसे शानदार दिमाग वाले लोग भी इन बुनियादी त्रुटियों के शिकार हो जाते हैं। वे गहरी विश्लेषणात्मक सोच का उपयोग करने के बजाय आसान और तुरंत निर्णय लेने वाले शॉर्टकट्स पर निर्भर हो जाते हैं। अत्यधिक शिक्षित पेशेवर अक्सर कई मनोवैज्ञानिक जाल में फंसते हैं। इनमें एनालिसिस पैरालिसिस यानी विश्लेषण का लकवा सबसे आम है। होता क्या है कि औसत बुद्धि वाले लोग साधारण निवेश चुनते हैं, पर हाई IQ वाले लोगों को साधारण चीजों से ऊब होती है। वे हर निवेश का इतना गहरा विश्लेषण करने लगते हैं कि जब तक फैसला लेने का वक्त आता है तब तक सबसे अच्छा मौका हाथ से निकल चुका होता है। साथ ही वे बुनियादी नियमों की अनदेखी करके हमेशा कुछ ज्यादा ही जटिल रणनीतियों के जाल में उलझ जाते हैं। पहला बड़ा कारण है श्रेष्ठता का भ्रम और अति आत्मविश्वास। बहुत ज्यादा स्मार्ट लोग अक्सर डनिंग क्रूगर प्रभाव के शिकार होते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे अपने पेशे में टॉप पर हैं तो वे शेयर बाजार को भी आराम से मात दे सकते हैं। ये अति आत्मविश्वास तब तबाही मचाता है जब दिमाग का रिवॉर्ड सर्किट तर्कसंगत सोच पर हावी हो जाता है। साधारण डाइवर्सिफिकेशन फॉलो करने के बजाय ये बुद्धिमान निवेशक मार्केट को टाइम करने की कोशिश करते हैं या अपना सारा पैसा किसी एक ही जोखिम भरी जगह लगा देते हैं। तर्क पीछे छूट जाता है और अहंकार आगे आ जाता है। दूसरा बड़ा कारण है लाइफस्टाइल क्रीप और उच्च आय वालों की वित्तीय भेद्यता। उच्च आय वाले लोग बहुत जल्दी सुखवादी अनुकूलन या हिडोनिक एडेप्टेशन के ट्रैप में फंसते हैं। जैसे ही सैलरी बढ़ती है, खर्चे भी तुरंत उसी अनुपात में या उससे भी तेज बढ़ जाते हैं। मॉर्गन हाउसल ने क्या खूब कहा है कि लोगों को ये दिखाने के लिए पैसा खर्च करना कि किसी के पास कितना पैसा है, पैसा कम करने का सबसे तेज तरीका है।
समाज में रुतबा बनाए रखने की ये जिद, जैसे पार्किंग में सबसे महंगी कार दिखानी है, अतिरिक्त आय को निश्चित देनदारियों में बदल देती है। आमदनी हाई होती है पर अंत में बैंक में कुछ नहीं बचता। एक और ध्यान देने वाली बात है कि एक उच्च आय वाला पेशेवर बनने की कुछ छिपी हुई संरचनात्मक लागतें भी होती हैं। पीएचडी या मेडिकल डिग्री पूरी करने में कई साल लग जाते हैं। इन सालों में आमदनी तो कम होती ही है, पर उससे भी बड़ा नुकसान होता है कंपाउंडिंग का, चक्रवृद्धि ब्याज का। निवेश के वे शुरुआती सबसे कीमती साल बस पढ़ाई में निकल जाते हैं। ऊपर से इन डिग्रियों के लिए लिया गया भारी छात्र ऋण, स्टूडेंट डेट, करियर के शुरू होते ही एक बहुत बड़ा आर्थिक बोझ बन जाता है। तीसरा कारण है घोटालों के प्रति भेद्यता और धोखे का शिकार होना। कई लोगों को लगता है कि उच्च बुद्धिमत्ता वित्तीय धोखाधड़ी से बचा लेगी, पर असलियत इसके बिल्कुल उलट है। बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक और परिष्कृत घोटालेबाज बहुत अच्छे से जानते हैं कि स्मार्ट लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी उनका अति आत्मविश्वास है। फ्रॉडस्टर्स जानबूझकर नकली डिग्रियों और जटिल शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हाई आईक्यू वाले लोग ऐसी चीजों से जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, और जब उन्हें पता चलता है कि वे ठगे गए हैं तो उनके अहंकार को इतनी चोट पहुंचती है कि वे संक कॉस्ट फैलेसी का शिकार हो जाते हैं। अपनी गलती मानने के बजाय खुद को सही साबित करने के लिए वे उसी डूबते हुए निवेश में और पैसा डाल देते हैं। घर के अंदर की डायनामिक्स भी इस आर्थिक स्थिति पर बहुत असर डालते हैं। इस डेटा पर ध्यान दे तो पता चलता है कि शादियों में वित्तीय जिम्मेदारी कैसे बंटती है। होता यह है कि जब दीर्घकालिक वित्तीय निर्णय किसी एक पार्टनर को सौंप दिए जाते हैं तो दूसरा पार्टनर महत्वपूर्ण वित्तीय ज्ञान और माइंडवेयर से बिल्कुल वंचित रह जाता है, और वक्त के साथ ये कमी वित्तीय साक्षरता में एक बहुत बड़ा अंतर पैदा कर देती है। चौथा और आखिरी कारण है कर्तव्य निष्ठा बनाम बुद्धिमत्ता। तो आखिर इस पूरी पहेली का समाधान है क्या? यहाँ आईक्यू और कर्तव्य निष्ठा या कॉन्शियसनेस के बीच की तुलना सब कुछ स्पष्ट कर देती है। देखिए, आईक्यू ये तय कर सकता है कि सैलरी कितनी होगी, लेकिन कुल संपत्ति कितनी होगी ये सिर्फ अनुशासन तय करता है। अपने आवेगों को कंट्रोल करना और स्वचालित बचत जैसी आदतें कच्चे बौद्धिक ज्ञान से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। एक अनुशासित लेकिन औसत दिमाग वाला इंसान एक अनुशासनहीन जीनियस को संपत्ति निर्माण की रेस में बहुत आराम से हरा सकता है। जे जागोर्स्की का ये निष्कर्ष इस पूरे अध्ययन का निचोड़ है। उनके अनुसार बुद्धिमत्ता किसी भी तरह से धन को एक्सप्लेन करने वाला फैक्टर नहीं है। उच्च आईक्यू वालों को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि वे आर्थिक रूप से अजेय हैं, और औसत आईक्यू वालों को कभी खुद को कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि सही वित्तीय आदतें किसी भी आईक्यू स्कोर को पीछे छोड़ सकती हैं। तो अंत में ये सवाल वहीं आकर खड़ा होता है, क्या सिर्फ तेज दिमाग होना काफी है? बिना अनुशासन, बिना आत्मनियंत्रण और सही आदतों के अत्यधिक बुद्धिमत्ता एक वरदान कम और एक वित्तीय जाल ज्यादा बन जाती है। तो क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि कच्चे प्रोसेसिंग पावर पर थोड़ा कम और अपनी रोजमर्रा की वित्तीय आदतों पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया जाए? इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर एक नए विषय की गहराई में उतरेंगे।